हेलो दोस्तों। अब समाप्त हो चुकी है इंतजार की घड़ी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। एनटीपीसी का एग्जामिनेशन आपका 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो सके दोस्तों प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। रोज कीजिए, एवरी टाइम कीजिए, हमेशा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अब आपके पास समय नहीं है। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आईएससीएस लेके आया है अब प्रैक्टिस एवरी डे। रोजाना हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आईएससीएस के यूट्यूब चैनल पर। और हम हम रोजाना आपका प्रैक्टिस कराएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन एकदम सटीक होगा और सबसे बेहतर होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन और ये एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? ऑप्शंस हैं 1991, 1947, 1950 एंड 1956। सो राइट आंसर इज 1956। 1956 में फजल अली आयोग की सलाह पर भारत सरकार द्वारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की स्थापना की गई और परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन प्रथम, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर खारवेल? आंसर इज पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति जो कि पुलकेशिन द्वितीय एक चालुक्य राजा थे, उनके दरबार में दरबारी कवि थे और रवि कीर्ति ने पुलकेशिन के वीरता की बखान किया था इस एहोल प्रशस्ति में। जबकि एक दूसरी प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी रचना हरिसेन जो कि दरबारी कवि थे सम्राट समुद्रगुप्त के, उन्होंने की थी। तो याद रखेंगे, एहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति ने की थी पुलकेशिन द्वितीय के लिए, जबकि प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने की थी समुद्रगुप्त के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसी में है। तो प्लीज इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको कभी भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेन कैंप का लेखक कौन है? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर मैजिनी? तो मेन कैंप का लेखक कौन है? हिटलर है। ये हिटलर की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर, ठीक है। और इसकी रचना इन्होंने कब की थी? मतलब इसका प्रकाशन हुआ था 1925 ईस्वी में, पहला प्रकाशन हुआ था। तो पहला प्रकाशन कब हुआ था याद रखेंगे, मेन कैंप का 1925 ईस्वी में हिटलर ने की थी, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498, 1526, 1565 या फिर 1600 ईस्वी में? सो राइट आंसर इज 1526। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो कि इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच हुई थी। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव की थी और दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था। तो आंसर इज बी, 1526। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318 या फिर 316? तो राइट आंसर इज 313 सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6,
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर संसद? सो आंसर इज डी, संसद। ना क्वेश्चन नंबर 8, प्रचुर कैल्शियम वाले मृदा को क्या कहते हैं? पेडोकल, पेडल्फर, पडसाल या फिर लैटेराइट? तो ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है उसे पेडोकल कहते हैं, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जबकि पेडल्फर में एल्यूमिनियम और लोहा होता है, जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है और लोहे की मात्रा कम होती है। और लेटेराइट में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम होता है, यानी कि आयरन की मात्रा ज्यादा और एल्यूमिनियम की मात्रा कम होती है। पेडल्फर और लेटेराइट में मेन डिफरेंस जो होता है वो होता है कि लेटेराइट जो होता है वो रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर होता है। और ये रॉकी सॉइल होता है। क्या होता है? रॉकी सॉइल होता है। ये कंकड़िला होता है और लाल रंग का होता है। जबकि पेडल्फर ऐसा नहीं होता है, पेडल्फर भुरभुरी मिट्टी होती है। ठीक है, तो लेटेराइट और पेडल्फर में अंतर समझ गए। याद रखेंगे दोनों में ये एल्यूमिनियम और लोहा दोनों में ही होता है। लेटेराइट में एक्चुअली वो लेटेराइट रेड कलर का होता है और इसमें आयरन ऑक्साइड होता है ज्यादा एल्यूमिनियम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हस्तलिपियों के प्रमुख संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर, आर सामा शास्त्री और विलियम जोन्स? सो आंसर इज आर सामा शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? तो राइट आंसर इज पाली। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जबकि जैन धर्म के प्रचार के लिए जैन धर्मियों ने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 11, चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या फिर बलबन? तो राइट आंसर इज इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, जस्ता, जिसे जिंक कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? सो आंसर इज राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? याद रखेंगे ये खरीफ फसल नहीं है। आप कभी भी जब क्वेश्चन देखते हैं तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। खरीफ फसल नहीं है तो कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों? तो सरसों जो है वो एक रबी फसल है जिसकी बुआई नवंबर दिसंबर में होती है, जो कि जाड़े का समय होता है, जो कि रबी फसल का समय है। यानी कि सरसों एक रबी फसल है, ये खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 14, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों का प्रवचन दिए। अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन या फिर उदयी? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर वो सिंहासन पर आसीन हुए थे। तो अजातशत्रु को क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। उनके पिता कौन थे? बिंबिसार। 16 नंबर क्वेश्चन है, जिस चौथे विश्व युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए वह किस वर्ष में लड़ा गया था? 1761, 1774, 1799 या फिर 1817? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1799। नाउ क्वेश्चन नंबर 17,
केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है? कहां से मिलता है? आयकर से, एक्साइज ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज कस्टम ड्यूटी से केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा शुद्ध राजस्व मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 19, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया? समानता का अधिकार, प्रेस का स्वतंत्र अधिकार, काम का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो समानता का अधिकार, प्रेस का स्वतंत्र अधिकार और धर्म का अधिकार, ये तीनों अधिकार मूलभूत अधिकारों में समावेशित हैं, जबकि काम का अधिकार मूल अधिकारों में समावेशित नहीं है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, काम का अधिकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय जलवायु कहलाती है, क्या कहलाती है? उष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी मानसून, उपशीतोष्ण मानसून या फिर शीतोष्ण? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधी मानसून। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, खगोलीय एकक जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इंग्लिश में, क्या है? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी, सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक की माध्य दूरी, सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी या फिर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह की माध्य दूरी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कहां है? नागार्जुन सागर, पेंच, मानस या फिर जिम कॉर्बेट? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसमें इसका कुल क्षेत्रफल 3728 स्क्वायर किलोमीटर है। तो याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या है? नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा टाइपो है, प्लीज लुक एट इट। 23 लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO3 या फिर H3PO4? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, HCl। HCl ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि आमाशय के दीवारों पे होते हैं, जिसे पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। ये कहां होते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स, जिसे पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेराइटल सेल्स। तो पेराइटल सेल से निकलता है क्या? HCl निकलता है, और जब ये HCl फूड के साथ मिलता है, कहां पे? स्टमक में, तो इसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और इस माध्यम का पीएच, जो कि स्टमक में होता है, इसका पीएच 2 से 3 होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। तो याद रखेंगे, ऑक्जेंटिक सेल से, पेराइटल सेल से HCl स्रावित होता है, जो कि जीवाणुओं का नाश करता है स्टमक में, और एक अम्लीय माध्यम देता है कहां? स्टमक में, पेट में। और जब ये HCl फूड के साथ मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, और उसका पीएच क्या होता है? 2 से 3 होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? कांडला, तूतीकोरिन या नवा सेवा? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नवा सेवा। नवा सेवा जो कि कहां उपस्थित है? ये नवी मुंबई में है, और मुंबई बंदरगाह पे बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण इसे नवा सेवा, जो कि एक सपोर्टिंग पोर्ट की तरह डेवलप किया गया, जो कि मुंबई में ही, नवी मुंबई में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोदन प्रदान करना, पंखों को उड़ने के लिए फैलाव की जगह प्रदान करना, शरीर के बाहरी भाग को जलरोधी बनाना, अपने दुश्मनों को पहचानना।
ध्यान रखेंगे पक्षियों में जो पंख होते हैं उसका मुख्य चीज क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, उड़ने में सहायक होना, जबकि इन चारों ऑप्शंस में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है पंखों का, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना, यानी कि एक इंसुलेशन की तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, जो कि शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है और बाहर की उष्मा को शरीर के अंदर नहीं आने देता है। एक मतलब इंसुलेटर की तरह, थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है, थर्मल इंसुलेटर है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही रहते हैं। 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आज हमारा ये पहला सीरीज का पहला भाग था, और हम दूसरा जिसमें हम जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो अपने आने वाले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल बहुत ही उम्दा किस्म के हैं जो पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की उनकी संभावना भी है आने वाले एग्जाम्स में। और क्वेश्चंस का चयन इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक कंप्लीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आप उसे ध्यान से जरूर देखें। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटियां हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका कोई फीडबैक हो तो जरूर लिखें। कोई सवाल में किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो उसे जरूर लिखें, और आपके सवालों का जवाब यथाशीघ्र हम देने का प्रयास करेंगे, और आपके सुझावों को भी अपने आने वाले वीडियो में जरूर सम्मिलित करेंगे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप रोज हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और यदि आपको हमारा प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस।